अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने कल डिस्कशन शुरू की थी ओवरहेड के चैप्टर पे। प्रोडक्ट कॉस्ट डिटर्मिनेशन में हमें डायरेक्ट कॉस्ट भी लेनी है और फेयर शेयर फ्रॉम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी लेना होता है। और हमारे ये चैप्टर इसी कॉन्सेप्ट पे है कि हम ओवरहेड्स का एक फेयर शेयर कैसे मेजर करें जो हम प्रोडक्ट में ऐड कर सकें, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो पर यूनिट हो जाती है मेजर, ओवरहेड्स का इशू है। लेकिन फिर हमने बात की भाई ओवरहेड्स की जब बात करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा हम सिस्टम कौन सा फॉलो करना चाहते हैं, मार्जिनल या अब्जॉर्प्शन। क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड होने हैं और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों ऐड होने हैं। ठीक है, मतलब प्राइम कॉस्ट किसको कहते हैं? ये हमारी प्राइम कॉस्ट है। प्राइम कॉस्ट तो प्रोडक्ट कॉस्ट में आनी ही आनी है, इसका कोई मसला नहीं है। हम मार्जिनल एब्जॉर्प्शन सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो वो वेरिएबल और फिक्स ओवरहेड्स की बात होती है। मार्जिनल कॉस्टिंग कहती है प्राइम कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करो तो प्रोडक्ट कॉस्ट आ जाएगी। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहती है कि आप वेरिएबल और फिक्स दोनों टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड करो तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट मिलेगी। एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट के तहत 180 है, उसी प्रोडक्ट की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत 195 है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का हमसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे लाइन थी, पढ़ लीजिए, समझ आए। Non production costs like selling, administrative, finance costs, whether variable or fixed, are never included in product cost. होगी, समझ आ गई? ठीक हो गया। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में कभी नहीं लिया जाएगा। हम जब प्रोडक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है। डायरेक्ट कॉस्ट भी प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट का इसमें कोई लेना देना नहीं होता। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने पढ़ा था ना, IS2। IS2 कहता है कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से करनी चाहिए। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं और वहां पे जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन करेंगे वो हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत होती है। ठीक है, लेकिन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, हम चाहे तो ये कर लें चाहे तो ये कर लें। बल्कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो ज्यादातर चलती ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ज्यादातर चलती ही मार्जिनल है। क्यों? वो आगे जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर आएंगे उस पर बात करेंगे। दोनों तरीकों से कॉस्ट पर यूनिट मेजर की जा सकती है। कॉस्ट पर यूनिट पे ही तो फिनिश गुड की इन्वेंट्री वैल्यू होती है, सही है ना? हमने क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स के कितने पड़े हुए हैं मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे ही इन्वेंट्री की कॉस्ट निकलती है ना, जिसको फिर लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV से हम बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो इन्वेंट्री कॉस्ट निकालने के लिए हमें कॉस्ट पर यूनिट चाहिए होती है। वो कॉस्ट पर यूनिट ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ऐसा लेना मजबूरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारी प्रेफरेंस ही ये होती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में फिर बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये मजबूरी है, स्टैंडर्ड कहता है ये इस्तेमाल करो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, ये कर लें ये कर लें। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम इसको प्रेफर करते हैं, ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल वहां पे रहती है। ठीक है, सो कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना जो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में चाहिए, हम मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों से मेजर कर सकते हैं। हमें कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आगे चल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे, हमें मार्जिनल कॉस्टिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। लेकिन इस चैप्टर में हम ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट, मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों को ही देख लेंगे। बड़ा माइनर सा डिफरेंस है, ना होने के बराबर। कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन हमारी मेथड तकरीबन सेम ही रहता है, बड़ा थोड़ा सा फर्क आएगा। मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा कि हम वो कैसे इसको कवर करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से बेसिकली तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाना, ये फर्क है कि भाई 5 रुपए पर यूनिट या 20 रुपए पर यूनिट, ये कैसे कैलकुलेट होना है। बाकी तो कॉमन है, इसका तो मसला ही नहीं है। ठीक है, तो हम उसको कवर करेंगे। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ तक?
अच्छा जी, अब एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? अच्छा, एक था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? जिसमें हम प्रोडक्ट कॉस्ट में वेरिएबल के साथ साथ फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड करते हैं। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉस्ट पर यूनिट मेजर करने का तरीका है जिसमें वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड के साथ साथ आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड भी ऐड करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में। अब हम बात करें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं करना। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात करें, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज अ प्रोसेस यूजिंग विच प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वो वेरिएबल है एंड और फिक्स्ड है, मतलब सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल प्लस फिक्स है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल प्लस फिक्स यूज करते हैं, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस यूजिंग विच प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर रिकवर्ड बाय एब्जॉर्बिंग या एडिंग देम इनटू कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। इन सिंपल वर्ड्स, हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स सिर्फ वेरिएबल हैं या वेरिएबल प्लस फिक्स्ड हैं, उनको किस तरीके से पर यूनिट बना के प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करें, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हमें सिखाएगा। प्रोडक्शन ओवरहेड सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लेना चाहो या वेरिएबल प्लस फिक्स लेना चाहो, किस तरीके से हम उनको कॉस्ट पर यूनिट बना के प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करें, पर यूनिट कन्वर्ट करके प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करें, इसको हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को पर यूनिट बना के प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करते हैं। एक चीज हमें जो इसमें ख्याल रखनी होती है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, कि हम जो भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी तरीका फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके को इंश्योर करना है कि ओवरहेड्स फेयरली रिफ्लेक्ट द अमाउंट एंड टाइम एंड एफर्ट दैट हैज गॉन इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट। ओवरहेड की तकसीम प्रोडक्ट्स में करनी है। देखो, हमने बिजली का बिल पे किया, हमने फैक्ट्री का किराया पे किया, हमने फैक्ट्री मैनेजर की सैलरीज पे की, ये सारे हमारे ओवरहेड्स हैं ना। अब हमने इन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में तकसीम करनी है। हमारे डेस्क भी बन रहे हैं, हमारा डाइस भी बन रहा है, हमारी कुर्सी भी बन रही है हमारी फैक्ट्री में। हमने इन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट में तकसीम करना है, जिसको हम रिकवर करना या एब्जॉर्ब करना भी कह रहे हैं। हमने इन खर्चों को पर यूनिट ऑफ डेस्क क्या है, पर यूनिट ऑफ डाइस क्या है, पर यूनिट ऑफ चेयर क्या है, ये मेजर करना है। ये मेजर करने में हम मेजर करने का जो प्रोसेस है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाता है। और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की खुसूसियत क्या है कि आपने जो तकसीम करनी है वो फेयर हो, वो तकसीम फेयर हो। और फेयर कब होगा? जब जो कॉस्ट का हिस्सा जा रहा है डेस्क को, जो कॉस्ट का हिस्सा जा रहा है डाइस को, इट रिफ्लेक्ट्स द अमाउंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट दैट हैज गॉन इनटू मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। इसको बनाने में 6 घंटे लगे हैं, उसको बनाने में 1 घंटा लगा है, तो ओवरहेड की अमाउंट जो तकसीम बने उसमें ये नजर आना चाहिए तो भाई इसको ज्यादा खर्चा पड़े, उसको कम पड़े, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। हमने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक तरीका सीखना है कि हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को कैसे प्रोडक्ट्स में तकसीम कर सकें, और वह तरीका फेयर होना चाहिए। हर प्रोडक्ट को हिस्सा मिलना चाहिए जितना टाइम और एफर्ट उस प्रोडक्ट बनाने में लगा। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना टाइम और एफर्ट लगा, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने उस प्रोडक्ट को ओवरहेड का हिस्सा देना है। रेंट को तकसीम करना है, बिजली को तकसीम करना है, डेप्रिसिएशन को तकसीम करना है, इन सब ओवरहेड्स को तकसीम करना है प्रोडक्ट्स में फेयरली। तो ये एक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की खुसूसियत कि हमने किस चीज का ख्याल रखना था एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में, वो हमने बात की। अच्छा, ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में अब चैलेंज हमारे पास क्या आता है? हम प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों जानना चाहते हैं? हमने बात शुरू की ना कॉस्ट काउंटिंग में, वी वांट टू मेजर प्रोडक्ट कॉस्ट। हम मार्जिनल कॉस्टिंग से करें, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करें, हम प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों जानना चाहते हैं? व्हाट आर प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू व्हिच वी नीड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट? कई जरूरियात होती हैं, लेकिन यस, प्राइसिंग इज वन ऑफ द मेजर रीजन। हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट पता होगी तो ही हम उसमें प्रॉफिट ऐड करके प्राइस कस्टमर को कोट कर सकेंगे ना। अच्छा, अब जरा इसकी कहानी जरा थोड़ी सुन लीजिए। हम इसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को लेके कैसे चलने वाले हैं। हमने कहा जी हमें प्रोडक्ट कॉस्ट इसलिए चाहिए होती है कि हम प्रोडक्ट कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को प्राइस दे सकें। अच्छा, अब किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में
प्राइस प्रोडक्ट बनाने के बाद कस्टमर को कोट की जाती है या प्रोडक्ट बनाने से पहले कोट की जाती है? आप फर्नीचर लेने गए हो तो बाद वाले कौन थे? उन्होंने कोई चीज खरीदी नहीं है। आप मैं फर्नीचर में इसकी मिसाल ले रहा हूँ ना, आप फर्नीचर का ऑर्डर देने जा रहे हो, उसे कोई मुझे ये डेस्क बनवाना है तो मुझे बताइए कि ये कितने के 500 डेस्क लेने, कितने के देंगे आप? वो मुझे प्राइस देगा, मैं प्राइस एग्री करूंगा, फिर भी मेरे ऑर्डर के मुताबिक बनाना शुरू करेगा। तो नॉर्मली या इवन जो प्रोडक्ट्स लोग रेडीमेड भी बेच रहे होते हैं वो साल के शुरू में प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, कई अगले 6 महीने के शुरू में प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, अगले 6 महीने हमारी प्राइस ये रहेगी जी हम 200 रुपये पर यूनिट बेचेंगे। प्राइस साल के शुरू में प्राइस लिस्टें आ जाती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी प्राइस लिस्ट होती हैं जो साल के शुरू में प्रिंट कर देती हैं कि जी अगले साल की हमारी प्राइस लिस्ट ये है, इसके मुताबिक हम चीजें बेचेंगे। या मैं अदरवाइज पहली एग्जांपल में दोबारा हूं कि कस्टमर, मैं अगर फर्नीचर वर्कशॉप चला रहा हूं, मेरे पास कस्टमर आया कि मुझे ये 500 डेस्क चाहिए, इनकी प्राइस कोट करें। अब ये डेस्क मैंने भी बनाए ही नहीं है, पिछले साल बनाए होंगे, बट मैंने तो जो कस्टमर को मैंने जो डेस्क देने हैं वो तो मैंने फ्यूचर में बनाने हैं। जो डेस्क मैंने कस्टमर ए को देने हैं जो डेस्क वो तो मैंने फ्यूचर में बनाने हैं। उसने मुझसे आज आके कहा जी मैंने आपसे 500 डेस्क बनवाने हैं, ये उनका डिजाइन है, मुझे इनकी प्राइस कोट कीजिए। अच्छा, उसने मुझे डेस्क का डिजाइन दे दिया तो मैंने डेस्क के डिजाइन के मुताबिक लकड़ी नाप ली, डेस्क के डिजाइन के मुताबिक पाइप देख लिया, कपड़ा देख लिया, डायरेक्ट कॉस्ट में बड़ी आसानी से मेजर कर लूंगा, कितनी लकड़ी, कितना पाइप, कितना कपड़ा, क्या रेट, निकल गए। इशू आ गया ओवरहेड्स का। भाई डेस्क बनाने में सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट थोड़ी लगती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी लगती है। मेरी फैक्ट्री का किराया जा रहा है, मेरी फैक्ट्री में हेल्पर्स हैं, गार्ड्स हैं, बिजली का बिल है, मशीनरी इस्तेमाल होगी, डेप्रिसिएशन है, देयर आर सो मेनी प्रोडक्शन ओवरहेड्स आइटम जो कि डेस्क बनाने में इस्तेमाल होने वाली हैं। अब उनकी कॉस्ट मैं कैसे ऐड करूं इस डेस्क में, क्योंकि वो खर्चा मेरा होगा कितना वो तो जब खर्चा हो जाएगा तब पता लगेगा। बिजली का बिल, बिजली कितनी लगी ये डेस्क बनाने में, वो तो बिजली जब इस्तेमाल हो जाएगी फिर बिल आएगा ना, तभी पता लगेगा। तो इशू ओवरहेड्स के साथ क्या आता है कि मुझे कॉस्ट पर यूनिट की जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है मुझे प्रोडक्शन से पहले चाहिए होती है। प्रोडक्शन मैंने शुरू नहीं की, उससे पहले कॉस्ट पर यूनिट की इंफॉर्मेशन चाहिए। और मेरे पास जो ओवरहेड की फिगर आएगी एक्चुअल, वो नॉर्मली पीरियड एंड पे, प्रोडक्शन के बाद या अक्सर साल के बाद आती है। पूरे साल में बिजली का बिल कितना आया, गैस का बिल कितना आया, तनख्वाहें कितनी गई, किराए कितने दिए, टैक्सेस कितने दिए, डेप्रिसिएशन कितनी दी। कुछ एंट्रीज है जो डलती साल के एंड पे, जैसे डेप्रिसिएशन है, जैसे इंश्योरेंस है, ये एंट्रीज तो डलती साल के एंड पे है। तो ओवरहेड्स का खर्चा मुझे पता लगना है साल के एंड पे, और प्राइस मैंने देनी है साल के शुरू में। ये चैलेंज आ गया। हमने क्या कहा कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को प्रोडक्ट्स में तकसीम करेंगे। हमारी प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो की मद में जो खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं उनको पर यूनिट में तकसीम करेंगे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की मदद से। फिर हमने ये भी बात की वो तकसीम फेयर होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट को उसमें जितना टाइम और एफर्ट लगी उसके मुताबिक हिस्सा देना है। अब चैलेंज आ गया, कभी ठीक है ओवरहेड को हमने प्रोडक्ट में तकसीम करना है, लेकिन तकसीम करके जो हिस्सा है वो मुझे साल के शुरू में चाहिए ताकि प्रोडक्ट कॉस्ट में मेजर कर सकूं, ताकि कस्टमर को प्राइस दे सकूं। लेकिन जो ओवरहेड मैंने प्रोडक्ट में तकसीम करने हैं वो ओवरहेड की फिगर मुझे साल के एंड में मिलनी है। मेरा रेंट, मेरी बिजली, मेरी सैलरीज, मेरी डेप्रिसिएशन, मेरी इंश्योरेंस, यही ओवरहेड्स है ना, इनकी टोटल फिगर मुझे मिलनी है साल के एंड पे। लेकिन प्राइस मैंने कोट करनी है साल के शुरू में, तो कॉस्ट तो मुझे साल के शुरू में चाहिए। ये चैलेंज आ गया कि एक्चुअल डेटा ऑफ ओवरहेड्स इज अवेलेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, whereas we need overhead cost per unit at the start of the year. अब इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं एस्टिमेटेड डेटा। हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो मेजर करेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड करने के लिए वो एस्टिमेटेड डाटा पे मेजर करेंगे। एस्टिमेटेड डाटा हम साल के शुरू में अंदाजा लगाएंगे कि टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगले साल हमारे क्या होने वाले हैं। जैसे इस केस में टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड विल बी 22.5 मिलियन, ऑफ विच 2 मिलियन आर वेरिएबल। प्रोडक्शन विल बी 40,000 यूनिट्स। तो कंपनी ने साल के शुरू में अंदाजा लगाया
कि भाई आने वाले साल में मेरे टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड 25 लाख होंगे, जिसमें से 20 लाख वेरिएबल है, मतलब 5 लाख फिक्स्ड है, और मेरी प्रोडक्शन जो अगले साल होगी, मैंने जो अंदाजा लगाया है, मुझे जो ऑर्डर्स मिलने वाले हैं पिछले साल के हिसाब से, वो 40,000 यूनिट्स के होंगे। तो जनाब इस डाटा को लेके बहुत ही सिंपल केस में हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मेजर कर सकते हैं। OAR स्टैंड फॉर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। बजटेड टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड बजटेड प्रोडक्शन, ये अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्ट्स पे तकसीम किया जाता है। तो ये जनाब आगे वैल्यू आपकी, जिससे 25 लाख बटा 40,000 62.5 पर यूनिट। लेकिन अगर आप मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो आपका OAR विल बी बेस्ड ऑन वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन, ये आगे जनाब 50 रुपए पर यूनिट। तो ये एक बहुत ही सिंपल केस है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन क्या है? टोटल ओवरहेड्स या वेरिएबल ओवरहेड्स, जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो टोटल ओवरहेड पर यूनिट चाहिए, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट चाहिए। जो भी कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन रेट निकाला जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी एब्जॉर्प्शन रेट निकल रहा है, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी एब्जॉर्प्शन रेट निकल रहा है। बट फर्क क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल ओवरहेड को लेके एब्जॉर्प्शन रेट निकल रहा है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड के साथ एब्जॉर्प्शन रेट निकल रहा है, ठीक है। तो हमने साल के शुरू में जब हमने एब्जॉर्प्शन को फॉलो करना है, कॉस्ट काउंटिंग में हमने कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो हम हमेशा ऐसे ही चलते हैं। हम साल के शुरू में बजटेड ओवरहेड्स को बजटेड प्रोडक्शन से डिवाइड करके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या है? इट इज बेसिकली एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एस्टिमेटेड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट determined at the start of the year using estimated data, ठीक है। एस्टिमेटेड डाटा से हमने साल के शुरू में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर कर ली। अब हमें साल में जितने भी ऑर्डर आएंगे ना, हर ऑर्डर में हम ओवरहेड कॉस्ट ही ऐड कर दिया करेंगे। हमने साल के शुरू में अंदाजा लगा दिया, ये हम ओवरहेड कॉस्ट ऐड करते जाएंगे जी। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत OAR कैसे है, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत OAR कैसे है? इट्स वेरी सिंपल फॉर्म। दिस इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। साल के शुरू में आप अंदाजा लगाओ प्रोडक्शन ओवरहेड का खर्चा कितना होगा, साल के शुरू में आप अंदाजा लगाओ हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, उसके हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 62.5 पर यूनिट है। मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 50 रुपीस पर यूनिट है आपका। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डिटरमिन करना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। अच्छा, ये तो सिर्फ आपको एग्जांपल आपको दी गई एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझने के लिए कि आपको समझ आ जाए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के तहत हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे मेजर करते हैं। प्री डिटरमिन्ड होती है, एस्टिमेटेड डाटा को लेके की जाती है साल के शुरू में, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल होती नहीं है। जब आपने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को समझ लिया तो अब रियलिटी में क्या इश्यूज आते हैं उनको देखते हैं और फिर हम अपनी लर्निंग को आगे लेके चलेंगे। रियलिटी में एक कॉम्प्लिकेशन आती है, कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही होती है। जैसे मैं बार बार मिसाल दे रहा था कि हम ये डेस्क भी बना रहे हैं, वो कुर्सी भी बना रहे हैं, तो डेस्क बनाने में 6 घंटे लगे, वो बनाने में 1 घंटा लगा। तो क्या दोनों की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सेम होनी चाहिए? नो, क्योंकि हमने अभी बात की हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऐसा फॉलो करना है जो फेयर हो, और फेयर क्या होगा? जिसमें ओवरहेड कॉस्ट टाइम एंड एफर्ट के मुताबिक चार्ज की जाए। तो हमने अभी जो पिछली स्लाइड में फॉर्मूला देखा उसमें तो हमने कहा था बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स डिवाइडेड विद बजटेड प्रोडक्शन। तो बजटेड प्रोडक्शन हमारी प्रोडक्शन डेस्क की भी होनी है, प्रोडक्शन कुर्सी की भी होनी है, प्रोडक्शन डाइस की भी होनी है, और हमें पता है इन सब का ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं हो सकता। तो हमने पिछली जो स्लाइड देखी वो वहां पे तो शायद कम कर दिया जहां पे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हो, लेकिन रियलिटी में
मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इनटू प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो एक ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट नहीं चलेगी, क्योंकि इसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 6 घंटे के हिसाब से कुछ और होनी चाहिए, उसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 1 घंटे के हिसाब से कुछ और होनी चाहिए, इसकी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट 2 घंटे के हिसाब से कुछ और होनी चाहिए। हमने यही सीखा भाई, जितना टाइम और एफर्ट लग रहा है एक प्रोडक्ट बनाने में, उतना इसका डालो ना उसको। इस पे बिजली ज्यादा लगेगी, इस पे मशीनरी ज्यादा इस्तेमाल हुई होगी, फर्क है। तो फर्क है तो कॉस्ट भी फर्क होनी चाहिए। पिछली स्लाइड में हमने जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन का तरीका सीखा, वो सिर्फ वहां काम करेगा जहां पे हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। मल्टी प्रोडक्ट बना रहे हैं, देयर इज एन इशू। वो पिछली स्लाइड वाला मेथड, सिंपल मेथड नहीं चलने वाला। क्या चलेगा, सीखेंगे, वही काम है अगले हमारे 10-12 दिन का। दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। जैसे हमने डिस्कस किया था, कटिंग है, असेंबली है, मशीनिंग है, फिनिशिंग है, देयर आर डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं। डेस्क 3 डिपार्टमेंट से गुजर के बनता है। कुर्सी 2 डिपार्टमेंट से गुजर के बन जाती है। ये 4 डिपार्टमेंट से गुजर के बनता है। सो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं। हर डिपार्टमेंट में अपने नोयत के खर्चे होते हैं। कुछ डिपार्टमेंट में खर्चे सस्ते हैं, कम हैं, कुछ डिपार्टमेंट में खर्चे किसी खास नोयत से ज्यादा हैं। जैसे मैं देख रहा हूं तो इस डेस्क को बनाने के लिए पेंटिंग डिपार्टमेंट में गया, इस पे पेंट किया जिसने पाइप पे, लेकिन वो कुर्सी के ऊपर क्रोम लगा हुआ है। अब पेंट करने की निस्बत मेटल को क्रोम प्लेटिंग करना इज एक्सपेंसिव एक्टिविटी ना। अब जो क्रोम प्लेटिंग एक्टिविटी है उस डिपार्टमेंट में सिर्फ ये कुर्सी जाती है, उसमें ये डेस्क नहीं जाता। इसी तरह जो पेंट वाला डिपार्टमेंट है उसमें ये डेस्क जाता है, वो कुर्सी नहीं जाती। तो यहाँ पे चैलेंज क्या आ गया भाई, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स मल्टीपल होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। तो हमने तो कहा था ना, सारे ओवरहेड इकट्ठे करो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इशू आ गया कि भाई नंबर ऑफ यूनिट्स भी मल्टीपल प्रोडक्ट के, सब पे खर्चा बराबर नहीं जाना। और दूसरा, प्रोडक्शन ओवरहेड भी डिफरेंट डिपार्टमेंट में तकसीम हुए हैं। कोई डिपार्टमेंट प्रोडक्ट ए पे काम कर रहा है, कोई बी पे काम कर रहा है, तो ए का खर्चा बी को तो नहीं डाल सकते ना। जो डिपार्टमेंट काम ही ए पे कर रहा है उसका खर्चा बी को कैसे डाले। जो केमिकल का हमारा डिपार्टमेंट जो क्रोम कर रहा है, उस डिपार्टमेंट का खर्चा डेस्क पे तो नहीं आना चाहिए। और ये जो पेंटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा जो डेस्क को पेंट कर रहा है, उसका खर्चा कुर्सी पे तो नहीं जाना चाहिए। तो ये चैलेंज आ गया, दिस इज अनदर चैलेंज, जिसकी वजह से वो पिछली स्लाइड वाली 1 फार्मूला था ना, दिस बटा दिस खत्म कहानी, वो कहानी खत्म होगी। ठीक है, हमने कहा जी प्रैक्टिकली तो ये 2 मसले होते हैं। वो फार्मूला हमने सिर्फ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट लेने के लिए, भाई ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे ली जाती है एडवांस में, साल के शुरू में एस्टिमेटेड डाटा से, और बेसिक अंदाज में हमने कहा जी ऐसे कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकली चैलेंजेस आते हैं, इसलिए हम वैसे करेंगे नहीं, फिर कैसे करेंगे उसमें हम आगे चलते हैं। बट चैलेंजेस की बात हम पहले समझ लें कि हम ये सिंपल एक्टिविटी से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट क्यों नहीं निकाल पाएंगे इन मोस्ट ऑफ द केसेस, क्योंकि ये 2 इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं रियल लाइफ में। इशू नंबर 1, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग डिफरेंट एफर्ट्स एंड टाइम, so accordingly their overhead cannot be the same. Issue number 2, different production departments working on different products, so one department cost cannot be charged to a product on which it has not worked. हमें इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा जी। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, फिर इस मसले का हल जो निकलता है ना, वो है जी आपको एक सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस सीखना पड़ेगा। एक सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस सीखनी पड़ेगी। एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट वही है कि अभी ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एस्टिमेट करना, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट वही है। लेकिन हमने कहा जी वो जो एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है वो 2 इश्यूज की वजह से अप्लाई नहीं होगा हर जगह। हमें उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एलैबोरेट करना पड़ेगा, एक सिस्टमैटिक वे में अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जनाब एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसमें हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को फॉलो करने जा रहे हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके हमने पहुंचना वहीं पे है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। बट होगा क्या, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डेस्क की कैसे निकालनी है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट डाइस की कैसे निकालनी है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चेयर की कैसे निकालनी है। हम ये सारे मसले जो हमने 2 पिछली स्लाइड में 2 कहा ना, ये 2 इशू, मल्टीपल प्रोडक्ट होंगी, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, उसका हल निकलने लगा है इस
प्रोसेस की मदद से, जो 4-5 स्टेप्स का प्रोसेस है। जब हम ये 4-5 स्टेजेस पूरी करेंगे तो फाइनली हम डेस्क, डाइस और कुर्सी इन सब की ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट इंशाअल्लाह निकाल पाएंगे। अच्छा जी, अब हम जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए, इन इश्यूज को हल करने के लिए अब हमने कहा जी हम एक सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे। और वो सिस्टमैटिक तरीका क्या है? स्टेप नंबर 1, आप अपनी फैक्ट्री में कॉस्ट सेंटर्स, डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, आप अपनी फैक्ट्री में कॉस्ट सेंटर्स आइडेंटिफाई करो जो काम कर रहे हैं। आपकी फैक्ट्री में कितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं? जैसे मैं रिपीटेडली नाम देता आया हूँ, फर्नीचर वर्कशॉप के रेफरेंस से कटिंग है, असेंबली है, फिनिशिंग है, पैकिंग है, ठीक है, और ये तो प्रोडक्शन के हैं, इसके अलावा भी तो डिपार्टमेंट होते हैं, रिपेयर्स है, कैंटीन है, स्टोर्स है, दीज आर ऑल डिपार्टमेंट्स। तो आप देखो आपकी फैक्ट्री में कितने डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें खर्चा होता है, जिनमें लोग काम कर रहे हैं, जिनको रिसोर्सेज आपने एलोकेट किए हुए हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हैं और स्टोर्स, कैंटीन, रिपेयर्स, इस तरह के नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी हैं, बट दीज आर ऑल फैक्ट्री डिपार्टमेंट। ये सारे प्रोडक्शन, इनमें जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को हम फैक्ट्री कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट ही कहते हैं ना, क्योंकि हमने क्या कहा था, हमारी फैक्ट्री बाउंड्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स आगे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है वो, ठीक है। बेशक वो नॉन प्रोडक्शन, मतलब वो खुद यूनिट नहीं बना रहे, जैसे स्टोर डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, रिपेयर डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। स्टेप नंबर 1, आप अपनी फैक्ट्री में जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो पहला स्टेप कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा स्टेप एलोकेशन है। हमने कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स क्यों आइडेंटिफाई किए हैं? क्योंकि हम हर डिपार्टमेंट में होने वाले खर्चे का रिकॉर्ड अलहदा करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं हर डिपार्टमेंट का अपना खर्चा कितना है। हमने इसलिए डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किया और उसमें पहला स्टेप आता है एलोकेशन। डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई का मतलब समझो हर डिपार्टमेंट का आपने कॉलम बना दिया कि भाई जिस जिस डिपार्टमेंट में जितना जितना खर्चा हो रहा है हम वो उस डिपार्टमेंट को तकसीम करेंगे। एलोकेशन इज फर्स्ट स्टेप। डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई हो गए, अब आप उठाओ फैक्ट्री के खर्चों की लिस्ट कि हमारी फैक्ट्री में खर्चे कौन कौन से होते हैं और आप उसमें से देखो कौन सा खर्चा किस डिपार्टमेंट का। एलोकेशन हम उन एक्सपेंसेस की करते हैं विच आर आइडेंटिफाइबल कॉस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट सेंटर। Allocation involves recording department wise identifiable costs in their respective cost center। जैसे आपने अपनी फैक्ट्री के खर्चों का बिल उठाया, उसमें आपको नजर आया टी बैग्स, बिस्किट, शुगर आई है हमारी फैक्ट्री में, तो आपको पता लगा ये तो कैंटीन में इस्तेमाल हुई होगी, ये तो कैंटीन में इस्तेमाल होगी और किसी डिपार्टमेंट में तो इन चीजों का काम नहीं है। फिर आपने देखा हमारी फैक्ट्री में कार्ड बॉक्स और धागे इस्तेमाल हुए हैं, यू नी इमीडिएटली ये तो पैकिंग में इस्तेमाल होते हैं। फिर आपको पता लगा हमारी फैक्ट्री में फोरमैन को सैलरी पे की है। फोरमैन होता है मैकेनिक, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का इंचार्ज। आपको पता लग गया ये तो रिपेयर डिपार्टमेंट का खर्चा है। हमने कहा जी आप अपनी फैक्ट्री में डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई कर लें और फिर अपनी फैक्ट्री के खर्चों की लिस्ट पकड़ो, उसमें जो खर्चा जिस डिपार्टमेंट का उसके खाते डालते जाओ। पता लग गया ये टी बैग कैंटीन क्या, डाल दो। ये लगा पैकिंग क्या, डाल दो। ये पता लगा रिपेयर क्या, डाल दो। फैक्ट्री के खर्चों को जो आइडेंटिफाइबल है, जिस डिपार्टमेंट का खर्चा उसको चार्ज करना, इसको हम एलोकेशन कहते हैं। सो सेकंड स्टेप एलोकेशन है। थर्ड स्टेप, देयर आर सर्टेन कॉस्ट व्हिच आर नॉट डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल। जैसे फैक्ट्री का रेंट, क्या रेंट डिपार्टमेंट वाइज जाता है? no. जैसे फैक्ट्री का बिजली का बिल क्या डिपार्टमेंट वाइज आता है? नो। जैसे फैक्ट्री की बिल्डिंग की इंश्योरेंस, जैसे फैक्ट्री के प्लांट की इंश्योरेंस, तो दीज आर द कॉस्ट जिनको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। ये जॉइंट कॉस्ट है, किसी एक डिपार्टमेंट के लिए खर्चा नहीं हो रहा, ये पूरी फैक्ट्री का इकट्ठा बिल आया, किराया पूरी फैक्ट्री का इकट्ठा आया, डेप्रिसिएशन पूरी फैक्ट्री की इकट्ठी आई, इंश्योरेंस पूरी फैक्ट्री की इकट्ठी आई। तो जनाब हम जब अपनी फैक्ट्री के खर्चे रिव्यू कर रहे थे, उनमें से कुछ खर्चे तो हमें पता लगा किस डिपार्टमेंट के, उनको हमने तकसीम कर दिया उनमें, लेकिन कुछ खर्चे हमें ऐसे नजर आए जो ज्वाइंट हैं।
ज्वाइंट कॉस्ट को भी हमने डिपार्टमेंट में तकसीम करना है, और ज्वाइंट कॉस्ट की डिपार्टमेंट में तकसीम को हम अपोर्शनमेंट कहते हैं। जो खर्चे आइडेंटिफाइबल हैं, हर डिपार्टमेंट के अलहदा अलहदा हैं, उन खर्चों को तकसीम करना एलोकेशन कहलाता है। जो डिपार्टमेंट ज्वाइंट है उनको तकसीम करना अपोर्शनमेंट कहलाता है। लेकिन अपोर्शनमेंट के लिए हमें कुछ बेस चाहिए होगी, भाई किस बेस पे तकसीम करें हम, तो वी विल नीड सम सूटेबल बेस। जैसे रेंट तकसीम करना है तो सूटेबल बेस कुड बी एरिया ऑक्युपाइड बाय ईच डिपार्टमेंट। जैसे प्लांट मशीनरी की इंश्योरेंस तकसीम करनी है, सुटेबल बेस कुड बी कॉस्ट और बुक वैल्यू ऑफ प्लांट इंस्टॉल्ड इन ईच डिपार्टमेंट, क्योंकि इंश्योरेंस एक्सपेंस जो पे किया जाता है ना, वो एसेट की कॉस्ट या वैल्यू से लिंक करके पे किया जाता है। आपकी एसेट की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से एक्स परसेंटेज, 1%, 2% उस एसेट की वैल्यू का इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया जाता है। तो आपने पूरी फैक्ट्री की इंश्योरेंस ली और देखा किस डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यू की मशीन लगी हुई है, उस रेशियो में उसको तकसीम कर दिया। दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। आपने एम्प्लॉय की इंश्योरेंस, पूरी फैक्ट्री की एम्प्लॉयज के इंश्योरेंस का बिल आया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से, तो ये आपकी फैक्ट्री में 200 लोग काम करते हैं, ये उनका इंश्योरेंस का बिल है। आपने इंश्योरेंस कॉस्ट तकसीम करनी है, किस बेसिस पे करें, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। सो वी विल फाइंड सम सुटेबल अपोर्शनमेंट बेस और जॉइंट कॉस्ट को हम उस बेस के मुताबिक डिपार्टमेंट में तकसीम कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। ये स्टेप नंबर हमारा 3 था। हमारा अल्टीमेट एम क्या है, ओवरहेड कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हैं हमारे, उनकी कॉस्ट पर यूनिट बनाना। ये हम फाइनली जो अब्जॉर्प्शन प्रोसेस का एंड यहाँ पे होना है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाना, ये हमारे अब्जॉर्प्शन प्रोसेस का एंड है। हमने एक स्लाइड में एक फार्मूला से भी अब्जॉर्प्शन देख ली थी, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकल आया था, बट हमने कहा था ये प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिटी मुश्किल है। तो रियलिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, हम वो स्टेप्स देख रहे हैं। हमने कहा जी रियलिटी में हम फैक्ट्री में अपने डिपार्टमेंट देखेंगे, रियलिटी में हम अपनी फैक्ट्री के तमाम खर्चों को डिपार्टमेंट में तकसीम करेंगे। तकसीम करने के लिए हम एजुकेशन करेंगे और अपोर्शनमेंट करेंगे। ठीक है, अभी तक हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि पूरे फैक्ट्री के ओवरहेड्स जो खर्चे हैं उनको डिपार्टमेंट वाइज तकसीम करने के लिए डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर लिए, एलोकेशन कर लिए, अपोर्शनमेंट कर लिए। लेट्स डू सम एक्टिविटीज ऑन अपोर्शनमेंट, फिर हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 3 और 4 वो हमारे अभी आने हैं, उन पे हम बात 4, 5 आगे हैं, आने हैं, उन पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम अपोर्शनमेंट की कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर लें, क्योंकि अपोर्शनमेंट हमें जो एग्जाम में सवाल आता है उनमें अपोर्शनमेंट अक्सर एक रेगुलर हमारी कैलकुलेशन है जो हमें परफॉर्म करनी होती है। तो अपोर्शनमेंट के लिए हमारे पास अवेलेबल है जी पहली इलस्ट्रेशन नंबर 1। ABC Limited has 4 departments in its factory, namely assembly, finishing, maintenance and canteen. The following are budgeted costs for the next period. अच्छा, ज़हन में आपको रखना है budgeted से मुराद estimated, ठीक है, budgeted से मुराद estimated ही होता है। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि absorption process में हम एस्टिमेटेड ओवरहेड्स को लेके ही ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बनाते हैं। ये हमने बात पहले ही कर ली कि एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हम एस्टिमेटेड कॉस्ट को लेके ही बनाते हैं, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट हम साल के शुरू में मेजर कर रहे होते हैं और हमें अगले साल की मेजर करनी है, तो हम अगले साल का एस्टिमेटेड डाटा लेके मेजर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा द फॉलोइंग बजटेड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड। इनडायरेक्ट मटेरियल है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन डेप्रिसिएशन है, इनडायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज आल्सो अवेलेबल। एरिया स्क्वायर मीटर्स में टोटल फैक्ट्री का कितना है और डिपार्टमेंट वाइज कितना है, 4 डिपार्टमेंट्स में। किलोवाट आवर पावर, इलेक्ट्रिसिटी पावर की कंजम्पशन का मेजर है। एक हम घरों में भी बिजली इस्तेमाल करते हैं जिसकी कंजम्पशन का मेजर क्या होता है, यूनिट्स। बिल आता है आपको कितने यूनिट बिजली इस्तेमाल की, उसके हिसाब से बिल आता है ना। ये हमारा 500 यूनिट था, 400 यूनिट था, 300 यूनिट था, उसके हिसाब से बिल आता है। तो घरों में जो बिजली इस्तेमाल होती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिट्स होता है हमारे पास जो बिल में आता है। लेकिन जो
फैक्ट्रीज में बिजली इस्तेमाल होती है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट थोड़ा सा बड़ा, जैसे लाख और करोड़ हो गया, करोड़ और अरब हो गया, तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट थोड़ा बड़ा होता है, वो किलोवाट आवर्स वो कहलाता है। तो ये बिजली की कंजम्पशन का मेजर है। तो टोटल बिजली इस्तेमाल हुई किलोवाट आवर्स, और डिपार्टमेंट वाइज कितनी बिजली इस्तेमाल हुई। मशीन वैल्यू, टोटल मशीन वैल्यू फैक्ट्री में कितने की लगी हुई है, डिपार्टमेंट वाइज वैल्यू कितनी है। स्टाफ मेंबर्स फैक्ट्री में टोटल कितने हैं, डिपार्टमेंट वाइज कितने हैं। डायरेक्ट लेबर आवर्स फैक्ट्री में कितने काम हुए, डिपार्टमेंट्स में कितने हुए। सिर्फ 2 डिपार्टमेंट डायरेक्ट लेबर आवर्स गए। इनडायरेक्ट मटेरियल बजट टोटल कितना था, डिपार्टमेंट वाइज कितना बजट था। इनडायरेक्ट लेबर का बजट टोटल कितना था और डिपार्टमेंट वाइज बजट कितना था। रिक्वायरमेंट, यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेसिस apportion joint cost and calculate total overheads for each department। हमें टोटल ओवरहेड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट चाहिए। 4 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे पास ये जो खर्चे गिवन है, इसमें से ओवरहेड्स को हमने इन डिपार्टमेंट में तकसीम करना है। ये सवाल पढ़ते हुए आपको ख्याल रखना है, रिक्वायरमेंट क्या है, ओवरहेड्स, और ये ओवरहेड नहीं है। इस लिस्ट में एक खर्चा डायरेक्ट दे दिया गया है, विच इज नॉट एन ओवरहेड, ये हमारी कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगा। ये है वो ओवरहेड के खर्चे, इनडायरेक्ट मटेरियल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट लेबर, ये है ओवरहेड के खर्चे, जिनको डिपार्टमेंट में तकसीम करके हमने डिपार्टमेंट वाइज टोटल ओवरहेड बनाने हैं। अच्छा जी, हम नॉर्मली जो फॉर्मेट यूज करते हैं इस तरह के सवालों के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1, हम डिस्क्रिप्शन लेते हैं एक्सपेंस की, क्या है, हम उसकी बेसिस, किस बेसिस पे कॉस्ट तकसीम होने जा रही है, और देन इसके आगे टोटल खर्चा, और फिर 4 डिपार्टमेंट। असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन में फर्स्ट अल्फाबेट सिर्फ का पूरा नाम मैंने यहाँ नहीं लिखा। हमारे खर्चे हैं इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड सिर्फ हम ले रहे हैं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट लेबर, टोटल खर्चा जो हमें दिया हुआ है तकसीम के लिए 20,000, 15,000, 10,000, 5,000 और 16,520। इसका सम कितना बना, टोटल बताओ जरा। 66,520। ये है हमारे फैक्ट्री के टोटल ओवरहेड्स, और हमारा काम है इन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में तकसीम करना यूजिंग सुटेबल बेसिस। अच्छा, नॉर्मली हमें एक टेबल दिया जाएगा क्वेश्चन में खर्चों का, और दूसरा टेबल दिया जाएगा बेसिस की सिलेक्शन का। भाई इन खर्चों को तकसीम करना है तो इस इंफॉर्मेशन की मदद से तकसीम कर लो, ठीक है। तो हम एक एक आइटम को देखेंगे और फिर यहाँ पे जाके सूटेबल बेस देखना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले हम इनडायरेक्ट मटेरियल्स की बात करें। इनडायरेक्ट मटेरियल्स ने कहा जी बजट है 20,000। जब हम इस टेबल को स्किम थ्रू करते हैं तो इनडायरेक्ट मटेरियल बजट की कहानी 20,000 दी हुई है हमें। बजट टोटल 20,000 है और बजट की तकसीम डिपार्टमेंट वाइज हमें ऑलरेडी गिवन है। जिस कॉस्ट की डिपार्टमेंट वाइज तकसीम हमें अवेलेबल हो वो क्या होती है, एलोकेशन। एलोकेशन क्या थी, वो कॉस्ट जो डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल है। यही पढ़ा था ना भाई हमने पढ़ा था एलोकेशन। डिपार्टमेंट वाइज
आइडेंटिफाइबल कॉस्ट को डिपार्टमेंट्स में रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड एलोकेशन। डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल कॉस्ट को डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड करना इज एलोकेशन। तो इनडायरेक्ट मटेरियल 20,000 डिपार्टमेंट वाइज ब्रेकअप इज अवेलेबल, दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। तो हम कहेंगे जो इनडायरेक्ट मटेरियल है इसकी हम एलोकेशन कर रहे हैं। एलोकेशन का मतलब इसकी तकसीम ऑलरेडी हमें अवेलेबल है, हमें खुद कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, ऑलरेडी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है जी? 7, 8, 3, 2 7,000, 8,000, 3,000 एंड 2,000। तो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल की एलोकेशन की, मतलब हमें डिपार्टमेंट वाइज तकसीम अवेलेबल थी, हमने उस तकसीम के मुताबिक इस कॉस्ट को डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड कर लिया, डिपार्टमेंट्स में कॉस्ट को रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट कॉस्ट रेंट। रेंट के लिए सूटेबल बेस सबसे पहले एरिया, फैक्ट्री का रेंट है और सूटेबल बेस नजर आती है हर डिपार्टमेंट ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया है। तो टोटल 4,000 है, 1,000, 2,000, 500, 500। तो टोटल हमने कहा जी 4,000 की जो कॉस्ट है इसको हम एरिया की बेसिस पे तकसीम करेंगे। अच्छा जी, इसकी वर्किंग की प्रेजेंटेशन के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। एक मेथड मैं अभी यहाँ से आपसे शेयर कर लेता हूँ, एक मेथड हो सकता है आप सोल्यूशन देखें वहां पे नजर आ जाए, और तीसरा मेथड खुद आपका दिल करे इसको ऐसे भी किया जा सकता है। तो देयर कैन बी मल्टीपल मेथड्स, और हमने पहले ही बात कर ली भी है कि एक काम को करने के कई तरीके हैं, और कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम किसी भी मेथड को फॉलो कर लें, ठीक है। बस हमें सिर्फ यह ख्याल रखना पड़ेगा जब मेथड फॉलो करें ना वो एफिशिएंट, मतलब हम कोई ऐसा मेथड ना फॉलो कर लें जिस पर टाइम हमारा अननेसेसरली ज्यादा लग जाए, ये ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं बेसिक मेथड के अंदाज में आपके सामने चीज रखता हूं ताकि आपको ग्रेजुअली फिर उसके जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी तो उसको समझ लीजिएगा इसकी अप्रोच बेसिकली क्या है। हम वर्किंग वन में सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पूरी फैक्ट्री का किराया पे किया 15,000, इस 15,000 में कितना एरिया हमने लिया हुआ है? 4,000। तो हम पहले स्टेप में यहां से रेंट पर स्क्वायर मीटर निकाल लेते हैं। 15,000 डिवाइडेड विथ 4,000, क्या रेंट है जी? ₹3.75 पर स्क्वायर मीटर। अब आपके पास हर डिपार्टमेंट का एरिया है, मल्टीप्लाई 3.75, आपके पास असेंबली का एरिया कितना है? 1,000 स्क्वायर मीटर इंटू 3.75, 3750। आपके पास फिनिशिंग का एरिया कितना है? 2,000 स्क्वायर मीटर इंटू 3.75, ₹7,500। आपके पास मेंटेनेंस का एरिया कितना है? 500, 1875, और कैंटीन का सेम 1875। आपने बेसिकली इसमें क्या किया, टोटल आपका जो रेंट था 15,000 का, उसको आपने इस तरह 4 डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑक्युपाइड। एरिया ऑक्यूपेंसी की बेसिस पे आपने इसको तकसीम किया। पहले स्टेप में हमने रेंट पर स्क्वायर मीटर निकाला, और फिर जिस डिपार्टमेंट ने जितना स्क्वायर मीटर ऑक्यूपाई किया उतना उसको रेंट चार्ज कर दिया। आई रिपीट, देयर कुड बी मल्टीपल प्रेजेंटेशन फॉर गेटिंग द सेम आंसर। मैंने फिलहाल एक आपसे शेयर की, उसी के मुताबिक हम आगे चलते हैं। आगे चल के कोई मैं ही क्लास में कोई दूसरा तीसरा मेथड भी शेयर कर लूंगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल हम एक ही को लेके आगे चलते हैं जी। एनी क्वेश्चन? तो जनाब ये रेंट की तकसीम हमारी वर्किंग वन के रेफरेंस से आई, 3750, 7,500, लीजिए ये रेंट तकसीम हो गया। नेक्स्ट कॉस्ट इज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो फैक्ट्री में इस्तेमाल हुई, और उसके लिए सूटेबल इज किलोवाट आवर्स। अच्छा, किलोवाट आवर्स 10,000 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, ये किलोवाट आवर्स है और ये रुपीज है। मुझे सुनने में आवाज है किसी बच्चे ने एलोकेशन कहा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एलोकेशन। ये रुपीज है, ये किलोवाट आवर है, ये रुपीज थे, ये भी रुपीज थे, इन्हीं 20,000 की तकसीम थी।
ठीक है, तो ये एलोकेशन थी, ये रुपीस में बिल है और ये कॉन्फिडेंस है कि इसके किलोवाट आवर्स भी उससे मैच हो रहे हैं। दिस इज नॉट एन एलोकेशन। ठीक है, इस केस में दिखने में रिजल्ट वही एलोकेशन वाला है। हमने लिखना जी हमारी बेस बनेगी किलोवाट आवर्स, और मैं अगर इसमें ये कर सकता हूं वर्किंग 2 में मैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर किलोवाट आवर मेजर करूं। अगर मैं कहूं मेरी इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट आवर जो आ रही है वो 10,000 रुपए डिवाइडेड विद 10,000 किलोवाट आवर्स है, और ये ₹1 पर किलोवाट आवर आ रहा है। हाँ, इसके आगे मैं छोड़ दूंगा, मल्टीप्लाई करके मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 पर किलोवाट आवर है, मतलब जितने किलोवाट आवर उतने रुपए। तो असेंबली क्या 2750, फिनिशिंग 4500, 1975 775। दीजिए जी, ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी को हमने तकसीम कर दिया किलोवाट आवर्स की बेसिस पे। हमने रेट निकाला 1 रुपी पर किलोवाट आवर, जितने किलोवाट आवर्स जिस डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किए थे उसके हिसाब से कॉस्ट तकसीम होगी। जी, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे के ज़हन में कोई सवाल? अच्छा जी, नेक्स्ट आइटम है मशीन डेप्रिसिएशन 5000 की। डेप्रिसिएशन के लिए सूटेबल बेसिस मशीन वैल्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन एट सर्टेन रेट ऑफ कॉस्ट या वैल्यू मेजर की जाती है ना, तो मशीन वैल्यू यहाँ पे सूटेबल बेस अवेलेबल में से मोस्ट सूटेबल मशीन वैल्यू। तो हमने कहा जी इसके लिए सूटेबल बेस मशीन वैल्यू है, और इसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग 3। जिस तरह हमने यहाँ पे रेंट का रेट बनाया, यहाँ पे बिजली का रेट बनाया, यहाँ पे हमें डेप्रिसिएशन का रेट लेना है। अच्छा, इधर आप देखिए रुपीस ओवर किलोवाट आवर्स है, रुपीस ओवर मीटर स्क्वायर है। जब मैं डेप्रिसिएशन रेट बनाने जाऊंगा तो डेप्रिसिएशन कितनी है 5000 रुपए, और बेस क्या है कॉस्ट ऑफ द प्लांट कितनी है, बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट 1 लाख। अब ऊपर भी रुपीस नीचे भी रुपीस, जब बेस भी रुपीस आ जाए तो फिर रेट आप परसेंटेज में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर रुपीस था, नीचे किलोवाट आवर था, रुपीस था मीटर स्क्वायर था, तो रुपीस पर मीटर स्क्वायर आ गया, रुपीस पर किलोवाट आवर आ गया। यहाँ पे रुपीस ओवर रुपीस हो तो रेट फिर परसेंटेज में लिया जाएगा, कितना 5% इज द रेट। अब हमें पता लग गया भाई हर प्लांट में जो वैल्यू ऑफ मशीन है, हर प्लांट की हर डिपार्टमेंट की डेफिनेशन आ जाएगी। तो जैसे असेंबली में वैल्यू ऑफ द मशीन इज 45,000 इंटू 5%, 2250। फिनिशिंग में 35,000 इंटू 5%, 1750। मेंटेनेंस में 11,000 इंटू 5%, 550। कैंटीन में 9,000 इंटू 5%, 450। ये बेसिकली जो 5000 था उसकी तकसीम हमने यहाँ पे बना ली, हमारी डेप्रिसिएशन की तकसीम आ गई 250, 1750, 550 एंड 450। जी, एनी क्वेश्चन? मशीन डेप्रिसिएशन भी तकसीम होगी हमारी। डेप्रिसिएशन में चूंकि हमारी डेप्रिसिएशन की बेस मशीन वैल्यू है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी रुपीस में, वैल्यू भी रुपीस में, इसलिए फिर डेप्रिसिएशन का रेट हम परसेंटेज में ले लेंगे। जब आपकी बेस भी रुपीस में आ जाए फिर रेट आप परसेंटेज में लेते हैं, और फिर हर डिपार्टमेंट की वैल्यू को उसके डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई किया, हर डिपार्टमेंट का अलहदा हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट आ गया, डेप्रिसिएशन की कॉस्ट आ गई। लास्ट
लास्ट आइटम इनडायरेक्ट लेबर 16,520 तकसीम क्या हुई एलोकेशन। अगर हमें कॉस्ट की डिपार्टमेंट वाइज तकसीम अवेलेबल है तो इसको हम एलोकेशन कहते हैं। तो जनाब हमें इस कॉस्ट की भी एलोकेशन अवेलेबल है 1600 222 11,200 एंड 1,500। लीजिए जी तमाम कॉस्ट को हमने तकसीम कर दिया। डायरेक्ट लेबर हम पहले काट चुके हैं, वो तो डायरेक्ट लेबर है, वो ओवरहेड नहीं है। तो जनाब यहाँ ले सकते हैं टोटल ओवरहेड्स जो कि हमारे पास ये आ रहे थे फैक्ट्री के डिपार्टमेंट वाइज जी सी के 1,500 है, बिल्कुल ठीक हो गई जी, नॉट 15,000। ये बोलिए जी ए का टोटल 17,350, बी का टोटल 23,970, सी का टोटल सॉरी एम का टोटल मेंटेनेंस का 18,600 और आखिरी 6,600। लीजिए जी ये हमने एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट की मदद से फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में तकसीम किया। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट की मदद से फैक्ट्री ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में तकसीम किया। जी एनी क्वेश्चन? अच्छा जी हमने जो कहानी यहाँ से शुरू की थी जिससे हमारा ये प्रोसेस एब्जॉर्प्शन का शुरू हुआ, हमने कहा था कि भाई मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो हमें एक सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को फॉलो करना है। सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए हमने कहा जी हम हर फैक्ट्री में कितने डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे और अपने फैक्ट्री के तमाम खर्चों को उन डिपार्टमेंट में तकसीम कर देंगे। हमारा एम क्या है इस एक्सरसाइज का कि जब हम खर्चों को डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर देंगे तो जो डिपार्टमेंट जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, जैसे मैंने कहा था भाई वो केमिकल डिपार्टमेंट कुर्सी बनाने में क्रोम पे काम कर रहा है, पेंटिंग डिपार्टमेंट डेस्क बनाने में पेंट का काम कर रहा है, तो जो डिपार्टमेंट जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ उसी प्रोडक्ट को चार्ज किया जाएगा। हम कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम किस लिए कर रहे हैं ताकि वो जो हमारा मतलब था ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, वो चीज का एक एंगल कवर हो जाए कि जो डिपार्टमेंट जिस प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगाएगा उस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ उसी प्रोडक्ट को चार्ज होगा, उस डिपार्टमेंट का खर्चा सिर्फ उसी प्रोडक्ट में तकसीम होगा। क्रोम करने वाले डिपार्टमेंट का खर्चा डेस्क में तकसीम नहीं होगा, पेंट डिपार्टमेंट का खर्चा चेयर्स में तकसीम नहीं होगा। दिस वाज द आइडिया जिसकी वजह से हमने ये एक्सरसाइज शुरू की है, अभी हमने शुरू की है और हमने एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट को देखा है। एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट की वजह से हमने कॉस्ट को डिपार्टमेंट में तकसीम किया अभी। जी एनी क्वेश्चन? यहाँ पे कोई सवाल? अच्छा यहाँ पे हमारे सामने एक नया चैलेंज आता है। जो हमने प्रोसेस शुरू किया उस प्रोसेस में चैलेंज क्या आया? वो चैलेंज जनाब ये है कि भाई हमारी फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है और सर्विस डिपार्टमेंट भी है। जैसे अभी हमने जो मिसाल ली इसमें असेंबली, फिनिशिंग, फिर मेंटेनेंस एंड कैंटीन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हम उन डिपार्टमेंट्स को कहते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है।
जो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, उसको प्रोडक्शन प्रोसेस कहा जाता है। तो जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहलाते हैं, और जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है उनको हम सर्विस डिपार्टमेंट या सपोर्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इनको हम सर्विस या सपोर्ट डिपार्टमेंट भी कहते हैं। तो जनाब हमारे जो ये दो डिपार्टमेंट्स हैं, मेंटेनेंस एंड कैंटीन, ये हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट है। ये हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट है, क्योंकि मेंटेनेंस और कैंटीन प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, इनकी प्रेजेंस के बगैर प्रोडक्शन फंक्शन शायद चल नहीं सकता, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं है तो मशीनरी की खराबी की सूरत में ब्रेक डाउन आ जाएगा, मशीनें चल नहीं पाएंगी। कैंटीन डिपार्टमेंट नहीं है तो स्टाफ को फूड आप सप्लाई नहीं करोगे, खाना नहीं खिलाओगे, चाय नहीं दोगे, तो काम हो नहीं पाएगा अदारे में। ठीक है, तो ये दो सर्विस डिपार्टमेंट है और ये दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है हमारी इस एग्जाम्पल में। अच्छा, मैं दोबारा पीछे से अगर आऊं, हमने एलोकेशन अपोर्शनमेंट की मदद से ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट में तकसीम किया था। डिपार्टमेंट में तकसीम कॉस्ट करने का मकसद था कि जिस डिपार्टमेंट ने जिस प्रोडक्ट पे काम किया उसकी कॉस्ट उसी को चार्ज की जाए। मतलब असेंबली ने सिर्फ डेस्क पे काम किया तो असेंबली की कॉस्ट सिर्फ डेस्क को चार्ज की जाए। फिनिशिंग ने सिर्फ कुर्सी पे काम किया तो फिनिशिंग की कॉस्ट सिर्फ कुर्सी को चार्ज की जाए। चलो भाई, ये तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, इनकी तो समझ आ गई। क्या इन्होंने किसी यूनिट पे काम किया? इन्होंने कोई यूनिट बनाया? इनकी कॉस्ट किसको चार्ज की जाए? क्योंकि असल में तो हमने टोटल ओवरहेड्स है, इनको प्रोडक्शन ओवरहेड तो हमारी ये है ना, दीज आर आवर प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिनको हमने प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करना है, इसको हमने प्रोडक्ट्स में तकसीम करना है। तो भाई इसको तकसीम करना है, हमने जो भी बात की उसके तहत तो ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, यूनिट बना रहा है, इसकी कॉस्ट तकसीम हो जाएगी। ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इसकी कॉस्ट तकसीम हो जाएगी। ये तो यूनिट बना ही नहीं रहा, इसकी कॉस्ट का क्या करें? दिस इज नेक्स्ट स्टेप चैलेंज जो हमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में नजर आता है कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इनकी कॉस्ट तो प्रोडक्ट में तकसीम करने की कोई ना कोई हम सेंस बना लेंगे। ये डिपार्टमेंट तो प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे, इनकी कॉस्ट प्रोडक्ट में कैसे तकसीम करें? यहां से इन दो डिपार्टमेंट की आइडेंटिफिकेशन, इन दो कैटेगरीज की जब हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हमारा स्टेप नंबर 4 आता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी अपोर्शनमेंट या रीअपोर्शनमेंट। सेकेंडरी अपोर्शनमेंट या रीअपोर्शनमेंट क्या है? कि ठीक है, सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्ट तो नहीं बना रहे, लेकिन फिर क्या कर रहे हैं? ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट की मशीनें ठीक कर रहा है। कैंटीन डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट के लोगों को फूड दे रहा है। तो बेसिकली सर्विस डिपार्टमेंट खुद प्रोडक्ट नहीं बना रहे, लेकिन प्रोडक्शन करने वाले डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सेकेंडरी अपोर्शनमेंट या रीअपोर्शनमेंट क्या है? तो भाई इन सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वापस तकसीम कर दो यूजिंग सम सूटेबल बेस। अल्टीमेटली हमने तमाम ओवरहेड्स को, जी बेटा कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अल्टीमेटली हमने तमाम प्रोडक्शन ओवरहेड्स को यूनिट्स में, प्रोडक्ट्स में चार्ज करना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम खर्चे का और प्रोडक्ट्स का कोई ताल्लुक बना सकें। तो इस खर्चे का और यूनिट्स का तो ताल्लुक बन गया कि इस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट बनाए उनमें तकसीम कर दो, इस डिपार्टमेंट ने जितने यूनिट बनाए उनमें तकसीम कर दो। इन खर्चों का यूनिट से ताल्लुक नहीं बन रहा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट यूनिट पर बना ही नहीं रहे। तो हमने कहा भाई ये डिपार्टमेंट यूनिट तो नहीं बना रहे, लेकिन यूनिट्स बनाने वालों को सपोर्ट तो कर रहे हैं, उनकी हेल्प तो कर रहे हैं ना। तो पहले इनके खर्चों को उसमें तकसीम कर दो ताकि ये कहानी खत्म हो जाए। ये सारे का सारा खर्चा अल्टीमेटली इधर आ जाए, ये सारे का सारा खर्चा अल्टीमेटली सिर्फ इन दो में रह जाए। फिर वो बात जो हम कह रहे थे ना कि भाई जिस डिपार्टमेंट ने जितना खर्चा किया उतना चार्ज कर दो उसको। तो ये वाला मसला हमारा जो हमने शुरू की थी बात, उसकी तरफ हमारा सफर में एक कदम और बढ़ेगा। री अपोर्शनमेंट या सेकेंडरी अपोर्शनमेंट
हम सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे को अगेन यूजिंग सम सूटेबल बेस हम तकसीम करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट। ये भी हमारे क्वेश्चन की एक अहम एक्टिविटी होती है। सेकेंडरी अपॉर्शनमेंट में तो वैसे तो 3 सिनेरियोज हैं, तीनों को हमें अलग-अलग डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन ये डिस्कशन हम करेंगे कल। आज मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हमें परसेंटेजेस प्रोपोर्शन से डील करना आना चाहिए, उससे रिलेटेड थोड़ा सा एक रिकैप हम QM के रेफरेंस से करते हैं और देखते हैं कि आप लोग मैथमेटिक्स में आपका माइंड कितना अभी रेडी है। नहीं रेडी तो साथ साथ हम थोड़ा हमको करते जाएंगे। तो उसकी रेडीनेस टेस्ट करने के लिए छोटी सी मैथमेटिकल एक्टिविटी करेंगे। हमारे पास 5-7 मिनट जो है रीअपॉर्शनमेंट पे बाद हम कल करेंगे। रीअपॉर्शनमेंट है क्या, ये हमने देख लिया, इस पे काम हम कल करेंगे। मैं फिर रिमाइंड करा दूं, मैं कहीं होम असाइनमेंट मार्क कर रहा हूँ, स्लाइड पे कहीं मार्क नहीं कर रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है, जो असाइनमेंट जो हमने इलस्ट्रेशन क्लास में कर ली उनको रीडू करना, और जो नहीं की, जो हमने मिस कर दी, वो आपको खुद अटेम्प्ट करना आपकी होम असाइनमेंट है। जैसे मैं अब रीअपॉर्चनमेंट पे चला गया हूं, तो रीअपॉर्चनमेंट से पीछे जितनी एक्टिविटीज हैं वो आपकी होम असाइनमेंट है। अंडरस्टूड है, ठीक है। तो फिलहाल हम थोड़ी सी बात परसेंटेज प्रोपोर्शंस के रेफरेंस से एक रिकॉल आपको थोड़ा सा करवाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन। ये मार्कअप और मार्जिन क्या है जी? एक बच्चा हाथ खड़ा करके बताए। ये दोनों प्रॉफिट मेजर करने के तरीके हैं। एक कॉस्ट पे है, प्रॉफिट एज परसेंट ऑफ कॉस्ट, और दूसरा है प्रॉफिट एज परसेंट ऑफ प्राइस, ठीक है जी। मैं आपको कुछ क्विक एक्टिविटीज दे रहा हूं, उनको हम ये कैलकुलेट करके दीजिए। प्रॉफिट मार्कअप इज ₹20, which is 10%। रिक्वायरमेंट है प्राइस 2, मार्जिन बल्कि हम कहते हैं कॉस्ट इज ₹50, मार्जिन इज 20%, प्राइस इज 150, markup is 10%, कॉस्ट ये आपकी रिक्वायरमेंट आ रही है एंड में, जो आपको डिटरमिन कर रही है। कॉस्ट इज 275, मार्जिन इज 25%, प्राइस। ये 4 कैलकुलेशंस हैं, इनको परफॉर्म कीजिए। इन चारों का जवाब वैल्यूज कैलकुलेट करके बताइए जरा। परसेंटेजेस से डील करना एक बेसिक एक्टिविटी। परसेंटेजेस, प्रोपोर्शंस, फिगर्स में एडजस्टमेंट, रिवीजन्स एक अहम स्किल है जो आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चाहिए। तो इससे रिलेटेड ये 4 कैलकुलेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं, चारों को परफॉर्म कीजिए और इनका जवाब मुझे बताइए। जी बेटा, सेकंड वाले में मार्जिन 20% मार्जिन है जी।
आप, क्या जवाब है? कुछ निकाल लिए होंगे अब तक तो ये। जी बोलिए जरा, पहला केस 220, दूसरा 62.50, नेक्स्ट 136, next 367। अच्छा जी, मैं अगर इसके सामने क्विकली प्रेजेंट करूं इनकी कैलकुलेशन, तो मुझे जो समझ आती है ये कैलकुलेशन बनती है जी 20/10 इंटू 110। ये कैलकुलेशन बनती है आपकी 50/80 इंटू 100। ये कैलकुलेशन आपकी बनती है 150/110 इंटू 100। ये कैलकुलेशन आपकी बनती है 275/80 इंटू ओवर 75 इंटू 100। ठीक है, एग्रीड? ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल हम मिलेंगे और ओवरहेड की डिस्कशन को, रीअपोर्शनमेंट को डिस्कस करेंगे, आगे लेके चलेंगे। अल्टीमेट हमारा एम है ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट मेजर करना। ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।